अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? 2 मिनट हम लोग इंतज़ार करते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ लैग तो नहीं कर रही है ना? मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दो, कोई लैगिंग तो नहीं हो रही है? चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बस हम लोग 2 मिनट और इंतज़ार करते हैं। सही है। एल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज मैंने तुम लोगों को एक दो नए कॉन्सेप्ट्स देने हैं। अच्छा सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने बात की थी सर कि जो है फाइनेंशियल एसेट अगर डेट इन्वेस्टमेंट है, अगर फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट नेचर का है, तो आप उसको कब अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखोगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखोगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखोगे। तो हमने उसके ऊपर बात की थी कि सर फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे उस वक्त रखेंगे अगर डेट इन्वेस्टमेंट नेचर का है, जब आपका बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट हो और उस इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज एसपीपीआई हो। सिमिलरली, फाइनेंशियल एसेट अगर डेट इन्वेस्टमेंट नेचर का है तो आप उसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे उस वक्त रखोगे जब
जब आपका जो है क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल हो, और उस इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज के जो नेचर है वो एसपीपीआई हो। सिमिलरली कोई भी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर आप उस वक्त रखेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर उस वक्त रखेंगे जब ना अमोटाइज कॉस्ट का क्राइटेरिया पूरा होता हो, ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए का क्राइटेरिया पूरा होता हो। ठीक है, यानी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जो है वो कचरा कैटेगरी है। जब ना अमोटाइज कॉस्ट में जाता होगा, ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जाता होगा, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में पार्क कर देंगे। अच्छा सर, फिर हमने बात की थी कि सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसका क्या करेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जो है आप अमोटाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, अदरवाइज एक्सपेंस आउट करोगे। ठीक है। अच्छा सर, फिर मैंने लास्ट सेशन के अंदर तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, सही है कि सर कॉस्ट और अमोटाइज कॉस्ट में क्या फर्क होता है। एक होती है कॉस्ट जितने पर आपने एसेट को खरीदा था, और एक होती है अमोटाइज कॉस्ट। ठीक है। सर कॉस्ट और अमोटाइज कॉस्ट में क्या फर्क होता है, इसको जो है हम लोगों ने बड़ा टेक्निकली और लॉजिकली देखा था कि देखो सर, आपका एक होता है कूपन रेट और एक होता है आईआरआर। सर कूपन रेट क्या होता है, जो आपका एग्रीड रेट होता है। आईआरआर क्या होता है, जो इफेक्टिव रेट होता है, इफेक्टिवली आपको कितना मिल रहा है। सही है ना। इस चीज पे क्लियर है ना कि तुम लोगों को ये चीज तो पता है ना कि कूपन रेट और आईआरआर इन दोनों में फर्क क्या है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था, मुझे मैसेज करके जरा बताते हो। आई एम श्योर एवरीवन इज वेरी क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट एंड इफेक्टिव रेट। चलो दैट्स गुड। वालेकुम अस्सलाम मदिहा। तो सर अब हमने बात की कि सर बाजोकात आपका जो कूपन रेट होता है और जो इफेक्टिव रेट होता है उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो सर डिफरेंस होने की वजह से वो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो वो जो रिवाइज कॉस्ट निकलती है आफ्टर टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ अमोटाइजेशन, वो कॉस्ट कहलाती है अमोटाइज्ड कॉस्ट। ठीक है। अच्छा सर, फिर हमने पढ़ा था कि कॉस्ट और अमोटाइज्ड कॉस्ट जो है वो कब सेम होगी, जब कूपन रेट और आईआरआर सेम होगा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि कूपन रेट कब ज्यादा होगा और आईआरआर कब कम होगा, जरा बताओ एसिड के केस में। कूपन रेट कब ज्यादा होगा और आईआरआर कब कम होगा एज कम्पेयर टू कूपन रेट, जरा मुझे मैसेज करके बताते हो जल्दी से। व्हेन कूपन रेट वुड बी हायर देन इफेक्टिव रेट। कोई मुझे बताएगा कि किस सिनेरियो में आपका जो है कूपन रेट और आईआरआर जो है वो अलग अलग होंगे, मतलब कूपन रेट ज्यादा होगा और आईआरआर कम होगा। अच्छा, ये एक बच्चे ने जवाब दिया है, द आंसर इज डिस्काउंट के केस में। जबरदस्त, कायनात ने बिल्कुल सही बोला कि सर अगर लेट से आपको रिडेम्पशन हो रही है डिस्काउंट पे, ठीक है ना, आपको जो है लेट से आपने जो है किसी को कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है डिबेंचर में 100 रुपए पर, आपको हर साल 10% का जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, और 3 साल बाद आपकी जो रिडम्पशन होगी वो डिस्काउंट पे होगी, यानी आपको 100 की जगह 90 मिलेंगे, तो इफेक्टिवली आपके जो रिटर्न है वो कम है एज कम्पेयर टू द कूपन रेट। सिमिलरली सर जल्दी से बताओ कि कोई भी एक केस बता दो जिसमें आपका जो कूपन रेट है आईआरआर उससे ज्यादा होगा, यानी आपको इफेक्टिवली ज्यादा मिल रहा है मगर कूपन रेट कम है, वो कौन सा केस होगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा केस होगा। जबरदस्त सर, जब प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कर रहे हो, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 5 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कर रहे हो, तो बताओ आईआरआर कम होगा कूपन रेट से या ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। आईआरआर कम होगा या ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ।
अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कर रहे हो तो? जल्दी से बताओ। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कर रहे हो, हाँ आईआरआर कम होगा। क्यों? क्योंकि सर आप ऐसे सोच लो कि 100 रुपए के ऊपर अगर तुम 10% तुम्हें मिलता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, 10%। अब अगर लेट से तुम ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे कर रहे हो, 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए पे कर रहे हो, तो 105 रुपए पर तुम्हें 10% मिलेगा, 10 रुपए मिलेंगे। तो 10 को डिवाइडेड बाई 105 करोगे तो आई एम श्योर यू वुड रियलाइज कि वो 10% नहीं आएगा, वो 10% से कम ही आएगा। तो सर कब आईआरआर कूपन रेट से ज्यादा होगा, कब कूपन रेट से कम होगा? सर ये पूरा, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन, ये इसको अच्छे से कर लेना। सही है, क्योंकि आईकेप के अंदर, आईकेप का ये फेवरेट एमसीक्यू है जो हर दफा वो पूछता है, केस बना के दे देगा और पूछेगा कि बताओ आईआरआर कम होगा ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये सारे सिनेरियोज मैंने बताए हुए हैं, लॉजिकली हमने इसको कवर भी किया है कि कब कूपन रेट से आईआरआर कम होगा, कब कूपन रेट से आईआरआर ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा सर, फिर हम लोगों ने जो है क्वेश्चन किया कि सर अगर आपका डेट इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट पे वैल्यू होता है तो आप इसको किस तरीके से अकाउंटिंग करोगे इसकी? तो हमने बाकायदा डिटेल में जो है इसके ऊपर हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था ना, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था ना, जल्दी से मुझे बताओ। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने डिटेल में भी देख लिया था। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें इसी पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहूंगा इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करो रिलीजियसली, अमोटाइज कॉस्ट के थ्रू। ये नजर आ रहा है ना ये वाला क्वेश्चन? इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो, सिर्फ पार्ट ए करना है, सिर्फ पार्ट ए करना है, बी और सी नहीं करना। जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी, शाबाश। अमोटाइज कॉस्ट के थ्रू, सही है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ जो पोर्शन तुमने करना है।
कूपन रेट दिया हुआ है ना बच्चा, इसमें तो कूपन रेट दिया हुआ है, हमने तो पढ़ा था, कूपन रेट तो इसमें दिया हुआ है। लिखा हुआ है ना, फॉर अ 20,000 5% बॉन्ड, ये जो 5% है दैट्स अ कूपन रेट। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फिर हम लोग नया एरिया स्टार्ट करते हैं। बस ये इंशाल्लाह IFRS 9 हम लोगों का आज की क्लास में, वरना नेक्स्ट क्लास में जो है ये हम लोगों का खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो है एक और एरिया स्टार्ट करेंगे। मैं करवा दूं या कर रहे हो?
चलो जबरदस्त। मदीहा मदीहा ने कर लिया है आई बिलीव। कायनात बिल्कुल मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा जरा पे चाहूंगा आप लोग। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ जल्दी से। अच्छा मैं चाहूंगा आप लोग सभी लोग मुतवज्जे रहो। अच्छा सर एक्सेल शीट लीजिबल है आप लोग? एक्सेल शीट नजर आ रही है? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसको मैं क्विकली करवा देता हूँ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क। अच्छा जी अब मैं इसको करवा देता हूँ तुम लोगों को। जो है क्या कहते हैं, जरा ये क्वेश्चन अगर तुम लोग देखो, ये क्वेश्चन में ये बोलता है कि सर ऑन 1st January 2014, on 1st January 2014, 2004, an entity subscribed for 20,000 5% bond, interest being payable at the end of each year. The transaction cost paid by the company is rupees 500. ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो 500 रुपए की पे की है। The bond was issued at a discount of 5%. बॉन्ड जो इशू किया वो 5% के डिस्काउंट पर किया है, सही है। एंड विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सर रिडीम होगा 5% पे, और 5% के प्रीमियम पर, और डिस्काउंट पे इशू किया है 5%, यानी 100 रुपए की चीज 95 में जो है इन्वेस्टर को मिल रही है। तो इसका मतलब है उसका आईआरआर ज्यादा हो जाएगा, यानी आपको 95 100 रुपए की चीज 95 के बदले में मिल रही है, यानी आपको 95 रुपए दे के 100 रुपए की चीज मिल रही है। तो टेक्निकली यहाँ आपका इफेक्टिव रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। एंड विल बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और सोने पे सुहागा ये कि रिडेम्पशन भी 5% के प्रीमियम पर हो रही है। यानी 100 रुपए की चीज अगर मैं एग्जांपल लूँ, 100 रुपए की चीज अगर आपको 95 रुपीज में मिल रही है, तो जब आपको रीपेमेंट होगी तो फिर वो 105 रुपए होंगी। तो इसका आईआरआर तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। टर्म है 3 साल। रिक्वायर्ड है जनरलाइज ऑल रिपोर्टेबल इवेंट्स इफ बॉन्ड इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट्स एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड इफेक्टिव रेट इज 7.5091%। यहाँ बताया हुआ है कि भाई आपने एंट्रीज बनानी है अज्यूमिंग के बॉन्ड को जो है आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई करते हो, और आपका आईआरआर 7.5091% है। नाउ बच्चों यू कैन कोरोबोरेट कि चूंकि आप इसको सेंस कर सकते हो कि आपकी जो इशू हो रहा है वो डिस्काउंट पर हो रहा है और रिडीम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है, तो इफेक्टिवली आपका आईआरआर ज्यादा ही होगा। सही है ना, क्योंकि आपका कूपन रेट 5% है, मगर आपको हिडन बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा पेपर के अंदर जो है ना ये आईआरआर आपको निकाल के दिया जाएगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट कि भाई आईआरआर निकालना पड़ेगा। सही है। तो अब इसको मैं जल्दी से जो है तुम लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है डे 1 के ऊपर कितने से हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। फेस वैल्यू है 20,000। डिस्काउंट 5% के डिस्काउंट पे इशू हुआ, मतलब 20,000 का 5% कितना होता है 1,000। अभी हम निकाल रहे हैं हमारी कितनी वैल्यू पे डिस्काउंट माइनस होता है ना डिस्काउंट की वजह से, 20 के इंटू 5%। सही है। तो मैं ये बोलता हूँ 20,000 की चीज थी मगर 1,000 का डिस्काउंट मिला है, तो 19,000 इसकी वैल्यू है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं,
तो डे वन पे जो हम लोग जो है वो एक्चुअली कैपिटलाइज करेंगे अपने एसेट को, वो कितनी वैल्यू से करेंगे, 19,500 से करेंगे। सही है, 19,500 से जो है आपका एसेट कैपिटलाइज होगा। अब सर मैंने जो है स्केजुअल बना लिया है, अमोर्टाइजेशन स्केजुअल। ओपनिंग 19,500, आईआरआर की बेसिस पे इनकम बुक की, 5% कूपन रेट की बेसिस पे मैंने जो है रिसीट्स बुक की, और ये मेरे पास क्लोजिंग आ गया। सही है ना। सिमिलरली यही क्लोजिंग ईयर टू का ओपनिंग बना, फिर मैंने आईआरआर की बेसिस पर जो है वो इनकम बुक की, कूपन रेट की बेसिस पे जो है मैंने रिसीट्स बुक की, और ये मेरे पास क्लोजिंग आ गया। सेम गोज फॉर ईयर थ्री। और तुम देखोगे देखते ही देखते, अगर तुम 20,000 के ऊपर 5% का प्रीमियम लगाओ तो ये 1,000 बनता है, तो टोटल रिडेम्पशन अमाउंट 21,000 होगी। तो तुम देखोगे यू वुड अप्रिशिएट कि ईयर थ्री के एंड पर ये 21,000 ही बन रहा है। सही है ना, ईयर थ्री के एंड पर 21,000 ही बन रहा है। क्यों 21,000 क्यों बन रहा है, क्योंकि सर आपको रिडीम होना है 5% प्रीमियम पर। अच्छा सर, फिर एंट्रीज देख लेते हैं हम लोग। डे वन पे ईयर जीरो पर फाइनेंशियल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 19,500 से। फिर हर साल आप इनकम बुक करोगे, इनकम क्रेडिट हुई 1,464 से। सही है, कैश आपको मिल रहा है 1,000 से, और इन दोनों के डिफरेंस है फाइनेंशियल एसेट अमोटाइज हो रहा है या बढ़ रहा है। सिमिलरली ईयर टू में फिर आपने इनकम की एंट्री लगाई, इनकम 1,499 से क्रेडिट। सही है, कैश डेबिट 1,000 से, और उन दोनों के डिफरेंस से फाइनेंशियल एसेट डेबिट। सिमिलरली ईयर थ्री में भी आपने यही हरकत की, और फिर ईयर थ्री में आपको पैसे मिल गए, रिडीम हो गए, और आपने एग्जिट आउट कर लिया। अगर पीएनएल बनाना चाहते हो तो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए पीएनएल भी बनवा दिया है बराबर में, कि ये हर साल का पीएनएल कितनी इनकम जा रही है, और हर साल का बैलेंस शीट भी एज ऑफ मैंने तुम्हें बना के दे दी। तो सर आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लो। मीनवाइल इट इज रिक्वेस्टेड कि आप तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, प्लीज तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। किसी का कोई भी सवाल, किसी भी किस्म का, आप लोग बात कर सकते हैं। ग्रुप पे चलो अच्छी बात है, मीनवाइल इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। तो फिर हम लोग आगे देखो, अब अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने अमोटाइज स्केजुअल वाला जो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जो है वो देखेंगे कि सर अगर आप फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखोगे तो आपने क्या करना है, किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, जो कॉपी करना चाहता है उसको जल्दी से कॉपी कर ले, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ना है। अच्छा सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला एरिया हम लोग देखते हैं। सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में पहले है कि हम इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में आप क्या करते हो, आप डेट इन्वेस्टमेंट को जो है फेयर वैल्यू पर रखते हो, और जो भी चेंज आता है, देखो अभी तक जो हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखते थे उसमें हम फेयर वैल्यू का इम्पैक्ट नहीं लेते थे। अलबत्ता अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में जाके जो है उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो है देखेंगे कि यार अभी कितने पर रखा था और फेयर वैल्यू क्या चल रही है, उन दोनों का डिफरेंस जो है या तो गेन बुक होगा या लॉस बुक होगा, और वो ओसीआई में चार्ज होगा। सही है। तो सर अच्छा सर, अब लेट से फेस वैल्यू है 10,000, प्रीमियम है ये 1245, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 325, कूपन रेट है 16%, 4 साल का टेन्योर है, क्लासिफिकेशन जो है हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखते हैं, आईआरआर 10.95% है। कोई मुझे बता सकता है कि कूपन रेट से आईआरआर कम क्यों है? कोई लॉजिक दे सकता है कि कूपन रेट 16% का है? जस्ट जस्ट आस्किंग, कूपन रेट 16% का है मगर आईआरआर 10.95% है, ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या है? कोई मुझे लॉजिक बता सकता है? क्या मुझे बता सकता है कि इस केस में कूपन रेट 16% है और आयरा 10.95% है, ऐसा क्यों? हाँ, कायनात ने बिल्कुल सही बात बोली है कि सर हम दो चीज़ें पे कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे कर रहे हैं, प्रीमियम भी पे कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली जो है मेरा जो इफेक्टिवली जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो तो कम मिल रहा है ना। आप ऐसे समझ लो कि 100 रुपए की चीज़, अगर लेट से 100 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपको 10 रुपए मिलने थे 100 रुपए पर, अब आप 100 रुपए की जगह ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम पर 2 रुपए दे रहे हो, प्रीमियम के नाम पर 3 रुपए दे रहे हो, तो आप जो है 10 रुपए के रिटर्न के लिए 100 रुपया नहीं लगा रहे, 105 रुपया लगा रहे हो। तो आप 10 को जब डिवाइडेड बाई 105 करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई आईआरआर आपका कम है। सही है। अब सर ये हम लोगों ने हर साल के एंड पे फेयर वैल्यूज दी हुई है, 11,500 ईयर 1 के एंड पर, ईयर 2 के एंड पर 11,200, ईयर 3 के एंड पर 10,700। ठीक है ना? तो सर जो है क्या कहते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं चाहूंगा तुम लोग सुकून से देखो, अभी बिल्कुल हाथ में बस कैलकुलेटर ले लो और इस क्वेश्चन को सुकून से देखो। सही है? अब हम देख रहे हैं कि डेट इन्वेस्टमेंट को अगर हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे तो सर किस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर फेस वैल्यू थी 10,000, प्रीमियम है 1245 का, जाहिर सी बात है ना, 10,000 की चीज के ऊपर हम प्रीमियम दे रहे हैं तो वो हमारी कॉस्ट होगी इफेक्टिवली। सही है ना? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमें पता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में हम ऐड करते हैं तो टोटल 11,570 जो है वो हम पे कर रहे हैं। सही है बच्चों? 570 पे कर रहे हैं, कूपन रेट है 16%। अब सर जरा इसको अमोटाइजेशन स्केड्यूल को बहुत गौर से देखना, अमोटाइजेशन स्केड्यूल को बहुत गौर से देखना सर। ईयर 1 पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरा ओपनिंग था 11,570, जो मैंने अभी वैल्यू निकाली 11,570, ये मेरा ओपनिंग था। सही। ये मेरा ओपनिंग यहाँ आ गया। अब मैंने इसके ऊपर आईआरआर लगाया तो मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ गई। सही है। और फिर अच्छा, आपको पता है जो कूपन रेट लगता है वो हमेशा, जो रिसीट होती है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर रेट लगा के होती है।
सही है ना। तो ये रिसीट आ गई हमेशा फेस वैल्यू पे, जो आपका एग्रीड होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पर आप रेट लगाते हो, तो आपके पास रिसीट्स आती हैं। तो ये आपके पास आ गया क्लोजिंग। सर ये क्लोजिंग क्या है? ये जो क्लोजिंग आपके पास आया है, ये जो क्लोजिंग आया है, ये आपकी क्या है? ये आपकी है एक तरीके से कैरिंग अमाउंट, या फिर बुक वैल्यू, या फिर दूसरी जबान में अमोटाइज्ड कॉस्ट, इसको अमोटाइज्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। सही है बच्चों, मैं इधर आसान सी जबान में लिख देता हूँ, ये जो आपकी क्लोजिंग आई है ये आपकी क्या है? अमोटाइज्ड कॉस्ट। सही है। अब सर यहाँ तक तो सारी चीजें सेम थी, पुरानी थी जो हमने की है। अब नई चीज क्या होगी? सर आप मार्केट में गए, आप मार्केट में गए, आपको पता चला कि ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी अमोटाइज्ड कॉस्ट 11,237 आ रही है, उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही है 11,500। फेयर वैल्यू चल रही है 11,500। सही है ना, फेयर वैल्यू चल रही है 11,500, आप रख के बैठे हुए हो 11,237। तो इन दोनों के डिफरेंस से आपने क्या बुक किया? 263 का गेन बुक किया। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? आपने सबसे पहले अमोटाइज्ड कॉस्ट निकाल ली, और उसके बाद फेयर वैल्यू और अमोटाइज्ड कॉस्ट का डिफरेंस लेके क्या बुक कर लिया? गेन बुक कर लिया। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? ईयर वन अभी तक हम नहीं किया, ईयर वन क्लियर है आप लोगों को? ईयर वन क्लियर है? अमोटाइजेशन स्केड्यूल इसका क्लियर है? जल्दी से मैसेज करके बताओ तो हम आगे बढ़े। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। याद रखो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आपका आईआरआर चेंज नहीं होता। आप जो स्केड्यूल बनाते हो वो अमोटाइज्ड कॉस्ट की बेसिस पर ही बनाते हो। सही है, फेयर वैल्यूज का इम्पैक्ट अलग से लेते हो। जैसे अब तुम्हारी जो फेयर वैल्यू है वो 11,500 हो गई है, सही है ना। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एंट्रीज बना देता हूँ तुम्हें, ये जो पूरा एक साल हमने किया। सर सबसे पहले तो हमारे पास एसेट आया। सर एसेट की आपने एंट्री क्या पास की? फाइनेंशियल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, सही है ना, इससे एंट्री पास कर ली। उसके बाद आपने नेक्स्ट एंट्री क्या पास की है? नेक्स्ट एंट्री आपने पास की है सर एमोटाइजेशन की। आपको इनकम हुई है 1,267 से। सही है, आपको कैश मिल रहा है 1,600 से, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या हुआ? आपका फाइनेंशियल एसेट कम हो रहा है 333 से। सही है ना, आपका फाइनेंशियल एसेट कम हो रहा है, ये कहलाती है अमोटाइजेशन। सही है। अच्छा, इसके बाद आपने फेयर वैल्यू की एंट्री पास की ईयर वन के एंड पर, आपकी फेयर वैल्यू चल रही थी 11,500, आप रख के बैठे हुए 11,237। इन दोनों के डिफरेंस से आपको जो है कितने का गेन हुआ? एक तरीके से 263 का गेन हुआ है। ये हमने एंट्रीज भी कर ली। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको याद रखना, अपने पल्लू से बांध लो कि सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में आपका जो स्केजुअल स्टार्ट होगा वो पुरानी अमोटाइज्ड कॉस्ट से ही होगा। अगर तुम देखो, पुरानी अमोटाइज्ड कॉस्ट 11,237 है, मगर फेयर वैल्यू 11,200, 11,500 है। जो मैं ओपनिंग ले रहा हूँ वो फेयर वैल्यू को नहीं ले रहा, वो मैं पुरानी अमोटाइज्ड कॉस्ट को ही ले रहा हूँ। पिछले साल की जो मेरी क्लोजिंग अमोटाइज्ड कॉस्ट है उसी को ही ले रहा हूँ। सही है ना। सर ऐसा क्यों करते हैं, इसकी लॉजिक बताऊंगा, पहले रट लो, पहले मैकेनिक्स याद कर लो, फिर लॉजिक बताता हूँ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सर जो आप इस साल का ओपनिंग लोगे वो पिछले साल की फेयर वैल्यू नहीं होगी, वो अमोटाइज्ड कॉस्ट ही होगी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो आपकी जो है क्या कहते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि सर जो आपकी ओपनिंग होगी अमोटाइजेशन स्केड्यूल में वैल्यू, वो इस साल की जो है वो पिछले साल की अमोटाइज कॉस्ट होगी, फेयर वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब सर 11,237 ये मेरा ओपनिंग बन गया। अब आपने इसके ऊपर जो है वापस से इंटरेस्ट का रेट लगाया, सही है।
आपकी जो है वो रिसीट्स हो रही हैं कूपन की बेसिस पर, तो आपके पास जो है इस साल की जो कॉस्ट आ गई है वो 10,867 आ गई है। अब बच्चों यहाँ देखना, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। सर आप इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ही चलाओगे, अलबत्ता फेयर वैल्यू गेन या लॉस करने के लिए कुछ इस तरीके की वर्किंग करोगे। जरा देखो, कुछ इस तरीके की वर्किंग करोगे। सर मुझे बताओ आपकी पिछले साल की फेयर वैल्यू कितनी? 11,500। अगर सिर्फ अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट होता, अगर सिर्फ अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट होता, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? कूपन रेट और आईआरआर में डिफरेंस। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? कूपन रेट और आईआरआर में डिफरेंस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? कूपन रेट और आईआरआर में डिफरेंस। तो सर अगर तो सिर्फ अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट होता, तो सर इसकी वैल्यू कितने से कम हो जाती? 370 से। तो ईयर वन के एंड की बेसिस पर आज इसकी फेयर वैल्यू होती 11,130। आज होनी चाहिए थी 11,130। मगर मैं मार्केट में गया तो पता चला इसकी वैल्यू जो चल रही है वो 11,200 चल रही है। मैं मार्केट में गया तो पता चला इसकी वैल्यू चल रही है 11,200। तो सर कितने का गेन हुआ? 70 रुपए का। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि सर आपने सबसे पहले क्या करना है? अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद फेयर वैल्यू के लिए आपने क्या करना है? आप देख लेते हैं कि अगर तो ये फेयर वैल्यू पर ये होता पिछले साल की और सिर्फ अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट होता। अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट का मतलब क्या है? सर इंटरेस्ट इनकम और रिसीट के अंदर डिफरेंस। तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? और आज उसकी जितनी वैल्यू है फेयर वैल्यू, उसे कंपेयर कर लो। तो सर आओ मैं जल्दी से इसकी एंट्रीज पास करवा देता हूँ, जल्दी से मैं इसकी एंट्रीज पास करवा देता हूँ। सर अगर आप देखो, ईयर टू के अंदर सबसे पहले मैंने अमोर्टाइजेशन की एंट्री पास की, कैश डेबिट 1600, इंटरेस्ट इनकम 1230, और इन दोनों के डिफरेंस से मैंने फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर दिया। और फिर ईयर टू में मैंने वापस से फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर दिया, ओसीआई को क्रेडिट कर दिया 70 से। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, सही है। अब सर ईयर थ्री देखते हैं, ईयर थ्री देखते हैं। मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे रहें। सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयर थ्री का जो ओपनिंग होगा अमोर्टाइजेशन में, वो ईयर टू का अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइज कॉस्ट का क्लोजिंग हो गया। फिर आपने इंटरेस्ट बुक किया, फिर रिसीट बुक की, और आपके पास आ गया क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा सर ये जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ इनकम निकालने के लिए आप बनाते हैं। फेयर वैल्यू के लिए आप वही वर्किंग करोगे। आपने बोला कि यार ईयर टू के एंड पर फेयर वैल्यू थी 11,200, सही है ना? हमने अभी बात की ईयर टू के एंड पर फेयर वैल्यू कितनी थी? 11,200। अब सर ईयर थ्री के अंदर सिर्फ अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट होता, सिर्फ अगर अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट होता, जो कि बनता है 410, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट इनकम कम है, रिसीट ज्यादा है, तो वैल्यू कम होगी ना। 410 से अगर आपका एसेट कम होता, सही है, सिर्फ इस साल की इंट्रिंसिक डिक्रीज की वजह से, और ये टू की फेयर वैल्यू लेती, तो आज इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 10,790। मगर आप मार्केट में गए तो मार्केट में पता चला वैल्यू चल रही है 10,700। तो आपने कितने से लॉस बुक किया? 90 रुपए से। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? ईयर थ्री में सबसे पहले हमने अमोर्टाइजेशन बुक की, उसके बाद हमने फेयर वैल्यू का गेन या लॉस बुक कर लिया, सही है। तो सर ईयर थ्री की भी एंट्रीज जरा हम लोग देख लेते हैं। ईयर थ्री की एंट्रीज सर क्या पास होंगी, जल्दी से देख लेते हैं। ईयर थ्री में कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और इन दोनों के डिफरेंस से फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट, ये अमोर्टाइजेशन की एंट्री। और फिर ओसीआई डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट 90 रुपए से, क्योंकि आपको लॉस हुआ, सही है। 90 रुपए से आपने लॉस बुक कर लिया। अब सर आखिरी साल आ गया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, इधर एक सवाल है कि ईयर फोर के अंदर अगर तुम देखो तो ईयर फोर में रिडेम्पशन हो रही है। ईयर फोर की इसने फेयर वैल्यू नहीं दी है सवाल में। ईयर वन की दी है, ईयर टू की दी है, ईयर थ्री की दी है, ईयर फोर की नहीं दी। हालांकि ईयर फोर भी तो है, ईयर फोर में जाके रिडेम्पशन हो रही है। ईयर फोर की क्यों नहीं दी है फेयर वैल्यू? कोई मुझे बताएगा? ईयर फोर की फेयर वैल्यू सवाल में क्यों नहीं है? कोई मुझे बताएगा? सर ये मदिया ने बहुत अच्छा बताया कि सर ईयर फोर के अंदर तो आपको पैसे वापस मिलने हैं।
तो 10,000 रुपये ही मिलेंगे ना आपको, 10,000 रुपये से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो ईयर 4 के अंदर जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है वही आपकी जो है फेयर वैल्यू होगी। तो इस वजह से ईयर 4 के अंदर आपकी कोई फेयर वैल्यू नहीं दी हुई। ओके। अब सर वही हरकत करते हैं, जो ईयर 3 का क्लोजिंग था वो ईयर 4 का ओपनिंग बन गया। फिर आपने इंटरेस्ट जो है वो बुक किया, फिर रीपेमेंट बुक की और आपका क्लोजिंग आ गया 10,000। अब मार्केट में जाओगे तो मार्केट में भी 10,000 की वैल्यू चल रही होगी। सही है ना? ठीक है बच्चों। तो सर मैं ईयर 4 की जरा एंट्रीज पास कर देता हूँ जल्दी से, ईयर 4 की एंट्रीज पास कर देता हूँ। ईयर 4 पे सबसे पहले हमने क्या बुक किया सर? कैश डेबिट आपको 1600 से, इंटरेस्ट इनकम कितने से हो रही है? 1145, 1145। सही है। अच्छा सर, अगर आप एक बात नोट करो, अगर आप एक बात नोट करो, आपने ईयर 4 में फेयर वैल्यू गेन या लॉस तो बुक करना ही करना है। वो कैसे करोगे? इधर देख लो, मैं तुम्हें बता दूं। ईयर 4 में आपने फेयर वैल्यू गेन या लॉस तो बुक करना ही करना है। सर वो कैसे? ये वर्किंग 3 है। मुझे बताओ बच्चों, ईयर 3 के एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है? 10,700। अगर ईयर 4 में सिर्फ अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट होता, सिर्फ अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट होता, जो कि कितना है? 455 का, 455 से एसिड की वैल्यू कम हो रही है, तो आज इसकी वैल्यू होती 10,245। आज इसकी वैल्यू होती 10,245। मगर आपको पता है कि ईयर 4 के एंड पे अब रिडेम्पशन का वक्त है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। तो सर आपका इजाफी जो ओसीआई में पड़ा हुआ है उसको आप रिवर्स करोगे और 245 का लॉस बुक करोगे। सही है। क्यों? क्योंकि सर अगर तो ईयर 3 के हिसाब से ही हम चलते तो, और सिर्फ अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट होता, तो इसकी वैल्यू जो है वह 2,245 होनी चाहिए थी। मगर ईयर 4 के एंड पे तो भाई ये रिडीम हो रहा है 10,000 में। तो सर हमारा ये जो 245 है उससे हम ओसीआई को रिवर्स कर देंगे। तो सर रिवर्स करेंगे तो क्या बुक करेंगे? ईयर 4 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पर ओसीआई डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट 245। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई सवाल, कोई दिमागी फतूर? अगर कॉपी करना चाहते हो तो जल्दी से कॉपी कर लो प्लीज, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। इट्स अ रिक्वेस्ट, तस्वीर लेके जल्दी से ग्रुप पे भी डाल दो। तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। फोर्थ ईयर में रिपीट कर देता हूँ, कायनात देखो बच्चा, आपको पता है कि फोर्थ ईयर के अंदर आपकी जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू 10,000 है। सबसे पहले तो हमने अमोटाइजेशन बुक कर ली ईयर 4 में, श्योर तुम्हें ये क्लियर है। अब मुझे बताओ कि ईयर 4 के एंड पर आपको पता है इसकी वैल्यू 10,000 है, मगर हम देखें तो क्या बुक्स में 10,000 ही कैरी हो रही है? मगर आपको पता है कि बुक्स के अंदर जो है ईयर 3 के एंड पर वैल्यू आ रही थी 10,700। ठीक है। आपने अमोटाइजेशन बुक की 455 की, तो बुक्स में आ रही थी 10,245। मगर आपकी जो फेयर वैल्यू आप जो है अभी 2004 ईयर 4 की आ रही है वो 10,000 आ रही है, मगर आपकी बुक्स में 10,245 आ रही है। तो इन दोनों के डिफरेंस से आपने क्या बुक कर लिया? लॉस बुक कर लिया। ठीक है। एक्चुअली आपने कुछ नहीं किया है, ओसीआई जितना पड़ा हुआ था उसको रिवर्स कर दिया। आसान सी चीज, आपकी बुक्स में जितना ओसीआई पड़ा हुआ था उसको रिवर्स कर दिया। सर इसकी तस्वीर ले लो जल्दी से और ग्रुप पे डाल दो। सर तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दिए तो आगे बढ़े। चलो इसकी भी तस्वीर ले लो बड़े। अरे सर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप लोग इसको अटेम्प्ट करो प्लीज। सर इसका आप पार्ट बी करो। पार्ट ए हम लोगों ने किया था अमोटाइज कॉस्ट है, अब इसका पार्ट बी करो। शाबाश, जल्दी से पार्ट बी कर लो। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से पार्ट बी कर लो। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से ये वाला पार्ट बी। शाबाश, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो।
मैं करवाऊँ सॉल्व, ये कर रहे हो? मैं करवाऊँ? चलो अच्छी बात है मदिया, दैट्स रियली अमेजिंग। भले 2 मिनट और ले लो और इसको कंप्लीट कर लो। सर मैं जरा करवा देता हूँ इसे। ऑन 1 जनवरी 2004 एन एंटिटी सब्सक्राइब फॉर ₹20,000 5% bond interest being payable at the end of each year. Transaction cost paid by the company is 500. The bond was issued at a discount of 5% and will be redeemed at a premium of 5%। टर्म 3 साल है। सर अब हम रिक्वायरमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ते हैं। बोलता है क्लासिफाई द सेम एज फेयर वैल्यू थ्रू ईसीए। फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर एज फॉलोज। ईयर 1 के एंड की फेयर वैल्यू दी हुई है, ईयर 2 के एंड की फेयर वैल्यू दी हुई है। सही है ना? वही ईयर 3 की क्यों नहीं दी हुई? क्योंकि ईयर 3 में तो रिडीम होना है, तो ईयर 3 की जरूरत ही नहीं है। तो आओ सर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सही है सर, इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। सर फेस वैल्यू थी 20,000, वही डिस्काउंट है 1000। आपको पता है अमोटाइज कॉस्ट के अंदर जो डे 1 पे वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो अमोटाइज कॉस्ट में भी कैपिटलाइज होती है, इसमें भी कैपिटलाइज होती है। सही है? तो ये 19,500 जो है वो आपका आ गया। तो 19,500 से आपने अपना स्केड्यूल, अब ये देखना, 19,500 से आपने अपना स्केड्यूल स्टार्ट किया। सही है? 19,500 से आपने अपना स्केड्यूल स्टार्ट किया, बहुत गौर से देखेंगे। ये देखो 19,500 के ऊपर आपने क्या किया, ये रेट लगाया, तो आपके पास ये इनकम आ गई। और आपको पता है कि फेस वैल्यू के ऊपर आप जो है कूपन रेट लगाते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है, रिसीट आ जाती है। सही है? तो आपके पास ये क्लोजिंग आ गई। तो आपकी बुक्स में आज इतने पर अमोटाइज कॉस्ट पे रखी हुई है, मगर आपको पता है आपने तो फेयर वैल्यू पर रखना है। फेयर वैल्यू के लिए मैंने ये वर्किंग वन देख लो। फेयर वैल्यू ईयर 1 के एंड पर कितनी है, 19,400। आप कितने पर खड़े हुए, 19,964 पे। तो लॉस कितने से बुक करना है, 564 से। सही है ना? इट्स नॉट अ लॉस, इट्स एक्चुअली इट्स अ लॉस इनफैक्ट। सही है ना? आपकी फेयर वैल्यू जो 19,400 की है, मगर आप खड़े हुए 19,964 पे, तो 564 का ओसीआई का लॉस बुक करना है। सही है बच्चों? अब सर एंट्रीज बनवा दें। एंट्रीज क्या पास होगी? तो सर ये एंट्रीज जल्दी से देख लें। फाइनेंशियल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 19,500 से। सही।
फिर ईयर 1 के एंड पर कैश डेबिट, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर ईयर 1 के एंड पर ही ओसीआई डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट, ये लॉस आपने बुक कर लिया 564 का। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल, कोई दिमागी कीड़े आप लोग मुझसे पूछ सकते हो प्लीज। कोई सवाल अगर है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ईयर 2 आ गया। ईयर 2 में हमें पता है कि हम जो स्केजुअल अमोटाइजेशन के लिए हम जो वैल्यू लेते हैं, वो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? वो अमोटाइज कॉस्ट ही लेते हैं पिछले साल की। अब सर इसके ऊपर अगेन वही रेट लगाया तो इंटरेस्ट इनकम आ गई, सही है। और फिर रिसीट बुक की है 1000 की तो क्लोजिंग आ गई, सही है। ये सिर्फ अमोटाइजेशन के लिए था। अब सर ईयर 2 की फेयर वैल्यू की हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। सर ईयर 1 के एंड की फेयर वैल्यू थी 19,400। ईयर 1 के एंड पर जो फेयर वैल्यू आ रही थी वो 19,400 आ रही थी, ठीक है। हम बोलते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट होता, अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है? अगर तुम देखो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, 1000 रिसीट है मगर इनकम है 1499, तो 499 का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये प्लस होगा। अच्छा, अमोटाइजेशन प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। सब प्लस कब होगी? जब हमें रिडेम्पशन के ऊपर ज्यादा पे करना है। माइनस कब होगी? जब रिडेम्पशन के ऊपर हमें करंट वैल्यू से कम पे करना है। चूंकि तुम देख सकते हो कि हमें पे करना है, हमें पे करना है 21,000, और हम जो वैल्यू स्टार्ट की है, हमने वैल्यू स्टार्ट की है सर 19,500 से, सही है ना। तो सर इफेक्टिवली हमारे हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, तो अमोटाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप छोटी अमाउंट पर हो, देखो आप 19,500 पर आपने डे 1 पे बुक किया था, मगर आपको रिडीम करना है 21,000 से, तो ऑटोमेटिकली हर साल इसकी वैल्यू बढ़ेगी अमोटाइजेशन की वजह से, तो ही जाकर जो है ये 21,000 बनेगा। तो अमोटाइजेशन का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सर अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि अमोटाइजेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो याद रखो, मैं लिखवा देता हूँ। अगर आईआरआर आपका ज्यादा है कूपन रेट से, तो याद रखो आपका जो अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और अगर आपका आईआरआर कूपन रेट से कम है, तो याद रखो आपका जो अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, हमारी ईयर 1 के एंड की फेयर वैल्यू थी 19,400। अगर सिर्फ अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट होता तो इसकी वैल्यू 499 से अमोटाइज होकर बढ़ जाती, तो आज इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी 19,899। मगर जब हम मार्केट में गए तो पता चला ईयर 2 के एंड की जो फेयर वैल्यू है, जब हम मार्केट में गए तो हमें पता चला ईयर 2 के एंड की जो फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20,400। आप खड़े हुए हो 19,899 पर, मगर ईयर 2 के एंड की फेयर वैल्यू है 20,400, तो आपका गेन कितने से बुक होगा? 501 से। सही है बच्चों। सर इसकी एंट्रीज जल्दी से दिखा दें, हमें एंट्रीज दिखा दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। आओ सर एंट्रीज देख लेते हैं। ईयर 2 के एंड पे आपने सबसे पहले अमोटाइजेशन बुक किया, कैश डेबिट 1000 से, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 499 से, और तुम देख सकते हो फाइनेंशियल एसेट बढ़ रहा है। अमोटाइजेशन डेबिट होने का मतलब है, फाइनेंशियल एसेट डेबिट होने का मतलब है अमोटाइजेशन पॉजिटिव है। और फिर ईयर 2 के एंड पर आपने गेन बुक कर लिया, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि हसन हमें बताओ कि आज तक ओसीआई में नेट गेन, आज तक टू डेट कितने का गेन या कितने का लॉस है, तो आप बोलोगे कि सर हमें 564 का ईयर 1 के एंड पर लॉस हुआ और 501 का ईयर 2 के एंड पे गेन हुआ। तो नेट बेसिस पे आज आज आपकी बुक्स में जो लॉस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? आज आपकी बुक्स में जो लॉस आ रहा है वो 63 का आ रहा है, आज तक, आज तक। सही है, क्लियर है? ईयर 2 क्लियर है? ईयर 2 में कोई सवाल? ईयर 2 में कोई सवाल? मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ईयर 2 रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चा, ईयर 2 में आपने सबसे पहले जो है, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ बच्चा। ईयर 2 में देखो आपने सबसे पहले इनकम बुक कर ली, अमोटाइजेशन, सही। ये एंट्री देख लो, आपने इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दिया 1499 से, आपके पास रिसीट आ रही थी 1000,
सही, और इन दोनों के डिफरेंस से आपने फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा दिया 499 से। अब सर हमें पता है कि फेयर वैल्यू के लिए हम अमोर्टाइज कॉस्ट को नहीं देखते, हम पिछले साल की फेयर वैल्यू उठाते हैं। तो सर हमने बोला कि अगर तो आज उसकी फेयर वैल्यू ईयर 1 के एंड के हिसाब से ही होती तो आज ही 19,400 का होता, मगर ईयर 2 में अमोर्टाइजेशन भी हुई है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 499 से बढ़ के आज अगर ईयर 1 के हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू होती तो 19,899 होती। मगर जब हम मार्केट में गए तो हमें पता चला ईयर 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 20,400 है, आप रखे हुए 19,899 पे। तो आपको कितने से अपने एसेट की वैल्यू बढ़ानी है ताकि आप ईयर 2 के एंड की फेयर वैल्यू पर आ जाओ? 501 से। तो यू वुड अप्रिशिएट के ईयर 2 के एंड पे मैंने फाइनेंशियल एसेट को 501 से डेबिट कर दिया और ओसीआई को 501 से क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़े। अच्छा सर, अब ईयर 3 की बात करते हैं। ईयर 3 की बात करते हैं। सर ईयर 3 में आपका वही जो अमोटाइज कॉस्ट थी पिछले साल की वो 20,463 थी। ठीक है, इसके ऊपर आपने इनकम बुक की, ये रिसीट बुक करी, ये अमोटाइजेशन। अमोटाइजेशन इंटरेस्ट आईआरआर और कूपन रेट के डिफरेंस को बोलते हैं अमोटाइजेशन। तो सर 537 से आपकी अमोटाइजेशन हुई तो ये क्लोजिंग आ गई 21,000। अब सर अगर कोई मुझसे पूछे कि आज आपने ईयर थ्री के एंड पर आपने सबसे पहले तो इंटरेस्ट इनकम बुक की कैश डेबिट, जिसको मैं अमोटाइजेशन बोलता हूँ, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1537 से, और इन दोनों के डिफरेंस से फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको पता है कि जब एसेट आपका, यानी बल्कि इसकी ये वर्किंग देख लो, मैं तुम्हें बना के बता देता हूँ, ये देख लो वर्किंग थ्री ज्यादा समझ रहा है। सर अब मुझे बताओ फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितनी थी? आज आपकी बुक्स में कितने पर आ रहा है? 20,400। और अमोटाइजेशन का इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से, अमोटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू 537 से बढ़ जाती है। तो आज अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलता हूँ मेरे एसेट की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 20,937। ठीक है, मगर जब मैं मार्केट में गया मुझे पता चला फेयर वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितनी है फिलहाल? सर ईयर 3 के एंड पर जो फेयर वैल्यू है वो 20,000 है, क्योंकि 21,000 है, आई एम सॉरी, 21,000 पे रिडीम होना है ना। आप रख के बैठे हो 20,937, तो सर कितने से आप जो है वो अपना गेन बुक करोगे? 63 से। यू वुड अप्रिशिएट मेरा बच्चा, ये 63 वही है जो तुम्हारे ईयर 2 के एंड तक का लॉस आ रहा था। या तुम ये भी बोल सकते हो, याद रखो रिडेम्पशन के वक्त जो भी बचा हुआ गेन या लॉस होता है ना वो सब रिवर्स हो जाता है। ईयर 3 के एंड पर जो भी बचा हुआ गेन या लॉस होता है वो सब रिवर्स हो जाता है। तुम देख सकते हो ईयर 2 के एंड पर 63 का लॉस बचा हुआ था और देखो 63 से ही गेन बुक हो रहा है। तो ईयर 3 के एंड पर तुमने फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर दिया, ओसीआई को क्रेडिट कर दिया। सही है, ये कुछ नहीं है, पिछले साल के लॉस का रिवर्सल है, क्योंकि अब तो एसेट 21,000 पे आ गया ना। और फिर ईयर 3 के एंड पर तुमने कैश डेबिट कर दिया, फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई सवाल, कोई कीड़े? अगर कोई भी सवाल है प्लीज मुझसे पूछ लो, कोई भी सवाल है मुझसे डिस्कस कर लो। तो सर अल्लाह का शुक्र है, हमारा डेट इन्वेस्टमेंट में जो है अमोटाइज कॉस्ट भी हो गया, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी हो गया। अब हमारा रहता है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो अभी हिम्मत है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में करने की? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे करने की हिम्मत है या नहीं है? करना है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे?
फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे करने की हिम्मत है या नहीं, अभी करना है? चलो सही है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लो। बल्कि मैं एक बात बोलूं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, 10 मिनट में हो जाएगा। क्या बोलते हो, कर लें, जल्दी से कर लें, 10 मिनट में हो जाएगा। अभी ये IFRS 9 पहला ही चैप्टर जो है वो क्या कहते हैं चल रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा तुम लोगों को। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा। और जल्दी से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर लेते हैं, आसान सा है, कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा देखो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल सबसे आसान इस वजह से, क्योंकि इसमें जो है आप फेयर वैल्यू पर रखते हो और जो भी चेंज होता है वो पीएनएल में चार्ज करते हो। और मजे की बात यह है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर जो आपका अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है, अमोर्टाइजेशन टेबल जो बनता है उसके अंदर जो आपकी फेयर वैल्यू होती है वही पिछले साल की फेयर वैल्यू इस साल की ओपनिंग बन जाती है। सही है सर। और आपका याद रखो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आईआरआर हर साल चेंज होता है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आईआरआर हर साल चेंज होता है सर। तीन बातें याद रखनी है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जो है आपका जो भी गेन या लॉस होता है वो पीएनएल में चार्ज होता है। नंबर दो, जो आपका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता है उसमें हर साल की जो पिछले साल की फेयर वैल्यू है वो इस साल की ओपनिंग बन जाती है। और नंबर तीन, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आईआरआर हर साल चेंज होता है, न्यू आईआरआर कैलकुलेट होता है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, चाहो तो लिख लियो। सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तीन बातें याद रखना। नंबर वन, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में जो भी फेयर वैल्यू का गेन या लॉस होता है वो पीएनएल में चार्ज होता है। सही है। नंबर टू, नंबर टू सर आपका जो स्केजुअल बनेगा वो हर दफा जो उसकी ओपनिंग होगी वो पिछले साल की फेयर वैल्यू होगी। अनलाइक ओसीआई, ओसीआई में जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट से ही जो है आप स्केजुअल बनाते थे। और नंबर तीन, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में हर साल का आईआरआर रिवाइज कैलकुलेट होगा, न्यू आईआरआर कैलकुलेट होगा। अगर बोलो तो ये तीन पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ, बल्कि ये लिखे हुए भी हैं। सर आगे बढ़े। सर आगे बढ़ते हैं। अब सर एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। और आपको पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होती, एक्सपेंस आउट होती है सर। फेस वैल्यू है 1 लाख, प्रीमियम है 8,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 5,800, कूपन रेट है 12%, टर्म है 3 साल, क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखना है, आईआरआर है 8.848%, मार्केट वैल्यू ईयर वन के एंड की दी हुई है 1,07,000। सही है ना, 1,07,000 दी हुई है। सही, अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। सर इंपॉर्टेंट नोट जो है आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ लिया है। इन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, आईआरआर shall get changed every year due to increase or decrease in fair value. An amortization schedule shall be revised every year on the basis of new cash flows. सही है। अच्छा सर, फेस वैल्यू है 20,000,
ये वाला क्वेश्चन, फेस वैल्यू थी 1 लाख, प्रीमियम दिया है 8,000 का, तो वैल्यू हो गई 1,08,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको पता है एक्सपेंस आउट होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी एक्सपेंस आउट होती है। तो सर आप जो अपना स्केड्यूल स्टार्ट करोगे वो 1,08,000 से करोगे, स्केड्यूल जो स्टार्ट करोगे वो 1,08,000 से करोगे। सही है ना। एंट्री क्या पास होगी, एंट्रीज भी देख लो। ईयर 0 पर फाइनेंशियल एसेट डेबिट 1,08,000 से, कैश क्रेडिट 1,13,800 से, और तुम देख रहे हो कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम एक्सपेंस आउट कर रहे हैं 5,800 से। मानते हो या नहीं मानते? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप 1,13,000 से एसेट का बुक नहीं करोगे, आप 1,08,000 से बुक करोगे। उसकी वजह क्या है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट होती है। क्लियर है आप लोगों को? तो सर 1,08,000 से जो है हम अपना स्केड्यूल स्टार्ट करेंगे। सही है। फिर हमने क्या किया, फिर सर आईआरआर की बेसिस पर हमने इंटरेस्ट इनकम बुक की, जो हम लोग करते हुए आए हैं। सही है। बता रहा हूँ कैसा है। एक मिनट। आईआरआर की बेसिस पर जो है हमने इंटरेस्ट इनकम बुक की। आईआरआर सवाल में दिया हुआ था, सही है ना, ये रहा सवाल में दिया हुआ था 8.848%। सही है। 8.848% की बेसिस पर हमने, सर ये 8.892 क्यों लिखा हुआ है, ये गलती हो गई है, 8.848%। सही। आपने जो है वो इंटरेस्ट बुक किया। सही। और कूपन रेट की बेसिस पर आपने रिसीट बुक की, तो आपके पास आ गई क्लोजिंग 105,556। सही है ना। आपने अमोटाइजेशन की एंट्री पास कर ली, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और इन दोनों के डिफरेंस से फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। सही। क्लियर है। अच्छा, अब सर ये तो आपने अमोटाइज कॉस्ट तक, यहाँ तक तो ये पुरानी सारी चीजें थी। अब आप वही करोगे, मार्केट में जाओगे, मार्केट में गए, फेयर वैल्यू चल रही थी 1,07,000। सही है। फेयर वैल्यू चल रही थी 1,07,000, आप खड़े हुए हो 1,05,000 पे, तो सर कितने का गेन आ रहा है, 1,444 का गेन आ रहा है। बिल्कुल सही बोला, 1,444 का गेन आ रहा है। आपने एंट्री पास कर ली, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट 1,444। सही है बच्चों। अब द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि अब आप देखोगे कि अगले साल का जो आपने स्केड्यूल के लिए ओपनिंग लिया है वो आपने फेयर वैल्यू ही ली है, 1,07,000 से स्केड्यूल स्टार्ट करोगे। और अब जो आप इंटरेस्ट इनकम निकालोगे वो पुराने आईआरआर से नहीं निकालोगे, आप नया आईआरआर कैलकुलेट करोगे। सही है। आप नया आईआरआर कैलकुलेट करोगे। अच्छा, अभी सवाल में दिया हुआ नहीं है, मगर मैंने तुम्हारी आसानी के लिए नया आईआरआर जो है वो एक तरीके से कैलकुलेट करके बताया हुआ है। नया आईआरआर है 8.071%। ये सवाल में दिया हुआ होगा, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। आपने नए आईआरआर की बेसिस पर जो है वो इनकम बुक करी, फिर रिसीट बुक करी, और फिर क्लोजिंग वापस आ गई। फिर अगर कोई भी फेयर वैल्यू दी हुई है तो उससे कंपेयर कर लेना, और फिर अगले साल का जो स्केड्यूल है वो नई फेयर वैल्यू से ही स्टार्ट करना। ठीक है। तो सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला सबसे ज्यादा आसान है, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले अमोटाइजेशन बुक करनी है, आसान सी चीज। सर याद रखो, सबके अंदर जो सबसे ज्यादा आसान है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने सबसे पहले अमोटाइजेशन बुक करनी है, उसके बाद फेयर वैल्यू जो है गेन या लॉस निकाल लेना है, और फिर अगले साल का जो आपका स्केड्यूल है उसी को ही जो है वो क्या कहते हैं, क्लोजिंग फेयर वैल्यू को ओपनिंग बना देना है। और सर जो इंटरेस्ट इनकम बुक करोगे वो नया आईआरआर से बुक करोगे, और नया आईआरआर सवाल में दिया हुआ है। ठीक है। तो सर अगर इसकी तस्वीर लेना चाहते हो तो जल्दी से तस्वीर ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तस्वीर लेना चाहते हो तो जल्दी से तस्वीर ले लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी, शाबाश। इसकी तस्वीर ले लो जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको मैं और जूम इन कर, जूम आउट, अब आराम से तस्वीर ले लो जल्दी से, जल्दी से तस्वीर ले लो। जल्दी से तस्वीर ले लो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अच्छी बात है। अब सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मासूम सा क्वेश्चन, इसको जल्दी से कर लो फिर छुट्टी करते हैं बस। बल्कि कल भी तुम्हारी क्लास नहीं है, कल भी छुट्टी कर लेना। सही है। फिर हम परसों पढ़ेंगे। सही है। कल वाले छुट्टी कर लेना, आज हम लोगों ने काफी ज्यादा, बस मगर रिवाइज जरूर कर लेना।
सर ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, शाबाश। अब हम लोगों ने पार्ट ए कर लिया था, पार्ट बी कर लिया था, पार्ट सी करना है। जी बिल्कुल मदिया, बिल्कुल फेयर वैल्यू का हम ओपनिंग लेंगे, फेयर वैल्यू को ही ओपनिंग लेंगे, यही वजह है कि आईआरआर चेंज होता है। सही है मदिया, एक्चुअली लॉजिक क्या है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आईआरआर क्यों नहीं चेंज होता, यहाँ क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके कैश फ्लोज ही चेंज हो जाता है। आई डोंट नो तुम लोगों ने एमएफए पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का जो तुम्हारा अभी है, तो तुम लोग जो है उसके अंदर एक्चुअली तुम लोग पढ़ोगे कि भाई आईआरआर चेंज क्यों होता है। तो वहां लिखा हुआ होता है कि भाई इफेक्टिव रेट आपका इस वजह से चेंज होता है क्योंकि कैश फ्लोज, ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपके कैश फ्लोज चेंज होंगे तो आपका इफेक्टिव रेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सही है। तो यही वजह है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में चूंकि तुम रिवाइज्ड फेयर वैल्यू डालते हो तो तुम्हारा आईआरआर चेंज हो जाता है। खैर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आईआरआर के हवाले से, क्योंकि वो पेपर में दिया हुआ होगा। जल्दी से ये पार्ट सी कर लो, फिर छुट्टी करते हैं, जल्दी से पार्ट सी कर लो, शाबाश।
अच्छा यार, ये एक सवाल आया है कि सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में हम अमोर्टाइज कॉस्ट को ओपनिंग क्यों लेते हैं, और जो है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जो है हम फेयर वैल्यू को क्यों जो है वो ओपनिंग लेते हैं। अच्छा देखो मेरा बच्चा, जो है याद रखो, स्टैंडर्ड बोलता है कि आप ना देखो, दो किस्म के गेन्स होते हैं, दो किस्म के गेन्स होते हैं। एक आपका फेयर वैल्यू गेन होता है, और दूसरा आपका अमोर्टाइजेशन का गेन या लॉस होता है। चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में सिर्फ और सिर्फ आपका अमोर्टाइजेशन का गेन जाता है पीएनएल में, फेयर वैल्यू का गेन नहीं जाता, तो इस वजह से आप क्या करते हो, आप अपने कैश फ्लोज को छेड़ते नहीं हो। आप कैश फ्लोज को नहीं छेड़ते तो आईआरआर भी चेंज नहीं होता। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आपके दोनों गेन्स जो है वो पीएनएल में चले जाते हैं। जब दोनों गेन्स पीएनएल में चले जाते हैं तो इफेक्टिवली आपके कैश फ्लोज ही चेंज हो जाते हैं। तो यही वजह है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर चूंकि आपके कैश फ्लोज चेंज हो जाते हैं, तो आप फिर रिवाइज कैश फ्लोज की बेसिस पर जो है अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हो, और जहां कैश फ्लोज रिवाइज होते हैं वहां आपको आईआरआर भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है मेरा बच्चा, लॉजिक समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, वरना आगे हम इसके ऊपर डिटेल में एक दफा बात करेंगे। सही है, कहना डोंट वरी, इसके ऊपर जो है ना वो मैं तुम्हें एक वॉइस नोट बना के भेज दूंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। नो नीड टू वरी। सही है, मैं बता दूंगा तुम्हें।
हाँ बच्चों, हो गया। चलो अच्छी बात है कायनात, मेरे ख्याल से फिर इसको नेक्स्ट सेशन में ही जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह डिटेल में, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर इंशाल्लाह कल या परसों मुलाकात करते हैं, ठीक है? तो फिर ऑफ करें। चलो अपना ख्याल रखो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।